नमस्कार दोस्तों। भारत और चाइना एशिया के दो सबसे बड़े सुपर पावर और दुनिया के सबसे ज़्यादा जन आबादी वाले देश अब युद्ध के दरवाजे पे खड़े हैं। दोनों देशों के बीच पिछले कुछ महीनों से बॉर्डर टेंशन्स चल रहे हैं। दोनों देशों के कई जवान भी शहीद हो चुके हैं और इसी बीच जितने भी डिसएंगेजमेंट टॉक्स हुई हैं वो कारगर साबित नहीं हो रही हैं। इसी सीमा के विवाद को लेके दोनों देशों के बीच 1962 में एक लड़ाई या युद्ध हो चुका है और अब फिर से इसी बॉर्डर के चलते युद्ध छिड़ सकता है। तो दोस्तों, आज लेट अस नो में हम इंडिया और चाइना के बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट के इतिहास के बारे में जानेंगे। वो 200 साल का इतिहास जो साक्ष्य बना 1962 के युद्ध का। 12 अप्रैल 1801 में महाराजा रंजीत सिंह सिख एम्पायर के राजा बने और उसके पश्चात 1808 में उन्होंने जम्मू पे हमला कर दिया। जम्मू जीतने के बाद उन्होंने जम्मू को संभालने का दायित्व बेटे खड़क सिंह को दे दिया। फिर वहाँ कॉन्स्टेंट रिबेलियन की वजह से डिसाइड किया गया कि किशोर सिंह को जम्मू जागीर के तौर पे दे दिया जाए। किशोर सिंह जामवाल वंश के राजपूत थे जो जम्मू पे शासन करने लगे। उन्हीं के बेटे गुलाब सिंह थे जो डोगरा वंश के संस्थापक बने। 1808 में जम्मू जीतने के बाद 1819 में कश्मीर जीत ली। 1820 आते आते पूरे जम्मू और कश्मीर पे सिखों का राज रहा। फिर 1834 में लद्दाख रीजन पे हमला कर जीत हासिल की। 1834 में लद्दाख पे एक सिख जनरल जोरावर सिंह ने आक्रमण किया था, सिर्फ 4000 की सेना के साथ। इस युद्ध के बाद नामग्याल वंश का लद्दाख से आधिपत्य खत्म किया और लद्दाख को सिख एम्पायर का हिस्सा बनाया। 1839 को महाराजा रंजीत सिंह की मौत के बाद गुलाब सिंह ने पूरे कश्मीर और लद्दाख एरिया पे अपना आधिपत्य जमा लिया। तो 1840 आते आते गिलगिट बाल्टिस्तान और लद्दाख पे डोगरास का कंट्रोल आ गया। डोगरास, याद रखिएगा कि तब सिख एम्पायर के अंडर आता था और लद्दाख को संभालने का काम जोरावर सिंह कलूरिया करते थे। जब जोरावर सिंह को पता चला कि लद्दाख को पहले मरियुल किंगडम कहा जाता था और तब ये किंगडम हमारे आज के लद्दाख और वेस्टर्न तिब्बत के कई हिस्से आते थे। इस मैप में हम देख सकते हैं ये जो डार्क थिक बॉर्डर है ये मरियुल किंगडम हुआ करता था। मरियुल किंगडम 930 से 1460 तक एग्जिस्टेंस में रहा और उसके बाद नामग्याल वंश की स्थापना हुई। तो जोरावर सिंह ने सोचा कि अगर ये किंगडम इतना बड़ा था तो क्यों ना सिख एम्पायर को उतना बड़ा किया जाए। तब तिब्बत पे चिंग डायनेस्टी का आधिपत्य था। सो जोरावर सिंह ने तिब्बत पे कूच किया और अपना कैंपेन मानसरोवर तक जीतते चले गए। तब उन्हें रोकने के लिए लाशा से एक आर्मी भेजी गई एंड फाइनली वहाँ पे जोरावर सिंह की हार हुई। जोरावर सिंह का कैंपेन सर्दियों में फंस गया और सिख डोगरा आर्मी हार गई और उसी युद्ध में जोरावर सिंह की मौत हुई। इस 1841 के युद्ध को फर्स्ट सिनो सिख वॉर कहा जाता है। इसके बाद तिब्बतियन आर्मी लद्दाख की ओर बढ़ती गई और ऑलमोस्ट चुशुल तक पहुंच गई। जी हाँ, ये वही चुशुल है जहां इंडिया का एक आर्मी बेस है और एयर स्ट्रिप है और आज के डेट में सारे कमांडर लेवल मीटिंग्स वहीं पे होते हैं। ओके, तो चुशुल पहुंचने से पहले तिब्बतियन आर्मी का सामना डोगरास के द्वारा भेजी गई दूसरी फौज से हुआ और यहाँ तिब्बत की आर्मी हार गई। इस युद्ध को सेकंड सिनो सिख वॉर कहा जाता है। तो दोनों आर्मी ने 1842 में युद्ध विराम का फैसला किया और दोनों के बीच एक ट्रीटी या संधि हुई जिसका नाम ट्रीटी ऑफ चुशुल है। सो ये संधि हुई सिख और तिब्बत एम्पायर के बीच। इसमें यह फैसला लिया गया कि दोनों साइड की आर्मी प्री वॉर स्टेटस तक पीछे हटेगी और एक दूसरे के फ्रंटियर में इंटरफियर नहीं करेगी। अब इसके ठीक 4 साल बाद यानी 1846 में अंग्रेज़ और सिख एम्पायर के बीच फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ जिसमें सिख एम्पायर की हार हुई
और पूरे सिख एम्पायर मतलब पंजाब, जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान और लद्दाख ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के हाथ में चला गया। तो फिर गुलाब सिंह ने जम्मू और कश्मीर और लद्दाख एरिया को 75 लाख रुपए में खरीद लिया। खरीदा मतलब इस एरिया का सुज़ेरेनिटी या अधिराजत्व खरीदा और अपने आप को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का महाराजा घोषित किया। ये अधिराजत्व ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत हुआ। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने फिर यहाँ कई एक्सपेडिशंस की और इसी बीच बहुत बार बाउंड्री सेटलमेंट भी करने की कोशिश की। ये बाउंड्री सेटलमेंट इसीलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि कश्मीर और लद्दाख द ग्रेट गेम का हिस्सा बन चुका था। ये ग्रेट गेम ज़ारिस्ट रशिया और ब्रिटिश एम्पायर के बीच चल रहा था। इसमें दोनों एम्पायर ज़्यादा से ज़्यादा लैंड ग्रैब या कॉलोनीज़ इकट्ठा करना चाहते थे, बट इस समय बॉर्डर डीमार्केट करने की कोशिश नाकाम रही क्योंकि उस समय कहाँ लद्दाख ख़त्म होता है और कहाँ तिब्बत शुरू होता है ये कहना नामुमकिन था। इसमें एक बात और भी थी कि यहाँ का कल्चर इतना सिमिलर था कि पता ही नहीं चलता था कि कौन लद्दाखी है और कौन तिब्बती। 1865 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने W.H. जॉनसन जो सर्वे ऑफ इंडिया में थे उनको लद्दाख की बाउंड्री स्टडी करने भेजा गया। उनके सर्वेक्षण में ये बताया गया कुनलुन माउंटेन रेंज से काराकाश वैली जम्मू कश्मीर और लद्दाख टेरिटरी में आते हैं। कुनलुन माउंटेन को ईस्ट तुर्किस्तान और इंडिया के बीच बॉर्डर बताया गया। जॉनसन ने ये बाउंड्री मैप तब के जम्मू कश्मीर के राजा रणवीर सिंह जो गुलाब सिंह के बेटे थे उनको प्रेजेंट की। तब रणवीर सिंह ने शाहिदुल्ला में एक फोर्ट बनवाया और उसे अपनी प्रोविंस बताने लगे। 1893 में जब द ग्रेट गेम पीक पे था तो रशिया के सामने चाइना के चिंग साम्राज्य के ऑफिशियल हुंग टा शेन ने सेंट पीटर्सबर्ग में चाइना का मैप प्रेजेंट किया जो कि जॉनसन लाइन को कोइंसाइड करता था। इसके बाद 1897 में ब्रिटिश मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर जॉन अर्दाग ने जॉनसन लाइन में कुछ नेसेसरी चेंजेस किया और अर्दाग जॉनसन लाइन प्रपोज किया जो कि ब्रिटिश इंडिया द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। इस टाइम पे चाइना ईस्ट तुर्किस्तान पे कब्जा नहीं किया था तो ये मैप चाइनीज़ ऑफिशियल्स को प्रेजेंट नहीं किया गया। इसी अर्दाग जॉनसन लाइन को आज भी इंडियन गवर्नमेंट इंटरनेशनल बाउंड्री मानती है बट चाइना नहीं। इसके बाद 1899 में एक और मैप प्रपोज किया गया जो काराकोरम रेंज के साथ ड्रॉ किया गया था। इस मैप में अक्साई चिन का छोटा सा हिस्सा चाइनीज़ टेरिटरी में बताया गया और इस बॉर्डर को मैकडॉनल्ड मकार्टनी लाइन बताया गया। यहाँ पे इसे आप ग्रीन कलर में देख सकते हैं। तो मैकडॉनल्ड मकार्टनी लाइन कुछ हद तक चाइना मानने लगा। 1911 में शिनाई रेवोल्यूशन के बाद चाइनीज़ इंपेरियल रूल का अंत हुआ और चाइना एक रिपब्लिक बना, मतलब चिंग डायनास्टी का अंत हुआ। इसके इमीडिएटली बाद तिब्बत ने सारे चिंग ऑफिशियल्स और सारे चाइनीज़ फोर्सेस को वहाँ से हटाया और तिब्बत को 1913 में इंडिपेंडेंट घोषित किया। तब ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने शिमला के विसरल लॉज में तिब्बत और न्यूली फॉर्म्ड रिपब्लिक ऑफ चाइना के ऑफिशियल्स को एक मीटिंग के लिए बुलाया। मीटिंग का मुद्दा था बॉर्डर इशू को रिजॉल्व करने के लिए। इस मीटिंग में जो डिसीजन लिया गया उसे चाइना ने स्वीकार नहीं किया तो ब्रिटिश और तिब्बत ऑफिशियल्स ने 3 जुलाई 1914 में एक रैटिफाइड संधि पे साक्षर किए बट चाइनीज़ ऑफिशियल्स ने उस पर साइन नहीं किया और ना ही उस संधि को उन्होंने वैध माना। इसी विसरल लॉज यानी शिमला कन्वेंशन में इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर्स का बॉर्डर भी नेगोशिएट किया गया और इसी समय अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर हेनरी मैकमोहन ने निर्धारित किया जिसे हम मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। इस समय मैकमोहन लाइन को न चाइना ने एक्सेप्ट किया और सब्सिक्वेंटली तिब्बतियन प्रीमियर दलाई लामा ने भी रिजेक्ट किया अंटिल 2007 जब दलाई लामा ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा माना। तो 1914 से 1933 तक चाइना के जितने भी मैप्स बने वो सभी के बॉर्डर्स वेस्टर्न सेक्टर में अर्दाग जॉनसन लाइन के तहत थे। इसमें आज के अक्साई चिन को भारत का हिस्सा बताया गया। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद हमने अर्दाग जॉनसन लाइन को ही अपना बॉर्डर मान लिया। मतलब वेस्टर्न फ्रंटियर में
अर्दाग जॉनसन लाइन और ईस्टर्न फ्रंटियर में मैकमोहन लाइन। बट यहाँ पे कोई प्रॉपर डिमार्केशन नहीं हुई थी। चाइनीज गवर्नमेंट का सोचना अलग था कि लद्दाख का अक्साई चिन हिस्टोरिकली तिब्बत का हिस्सा रहा है, तो इस एरिया को कंट्रोल करने के लिए चाइना ने 1949 में शिनजियांग को कब्जा किया और 1950 में तिब्बत को इन्वेड किया और 1951 में तिब्बत ने चाइना के साथ एक संधि में ये कन्फर्म किया कि तिब्बत चाइना का हिस्सा है और तिब्बत को ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना बताया। तब तिब्बत के सरकार को लीड कर रहे थे दलाई लामा। जी हाँ, ये वही दलाई लामा है, आज के दलाई लामा जो भारत में शरण लिए हुए हैं। 1956 में शिनजियांग को तिब्बत के साथ जोड़ने के लिए चाइना ने एक रोड कंस्ट्रक्ट की जो भारत के लद्दाख के अक्साई चिन होकर गुजरता था और 1959 तक भारतीय सरकार को इसके बारे में पता नहीं चला, क्योंकि जिस एरिया में घास का पत्ता तक नहीं उगता उस एरिया की निगरानी करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये स्टेटमेंट भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में पार्लियामेंट में कहा था। इसी रोड के विवाद में अक्टूबर 1962 में दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ गया और इसमें हमारी करारी हार हुई और हमने लद्दाख का एक अहम हिस्सा खो दिया। जहां तक चाइना ने ऑक्यूपाई किया था उसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। इंडियन लैंड ऑक्यूपाई करने के बाद सडनली चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी 20 किलोमीटर पीछे हट गई। 1965 में वेस्टर्न फ्रंट पे भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और उसी दौरान चाइना ने भारत को अल्टीमेटम देते हुए नाथुला, जो कि सिक्किम का हिस्सा था, उसे खाली करने को कहा, जिसे हमारी सेना ने रिफ्यूज़ किया। चाइनीज़ आर्मी ने 13 अगस्त 1967 को नाथुला पे ट्रेंचेस खोदना चालू किया। भारतीय सेना ने इस पे स्विफ्टली एक्ट किया और ट्रिपल बार्ब्ड वायर फेंसिंग बनाने लगी। इसी बाउंड्री डिस्प्यूट में दोनों सेना के बीच नाथुला और चोला पे युद्ध हुई और भारत ने इस बार चाइनीज आर्मी के छक्के छुड़ा दिए। गवर्नमेंट रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी के 88 बहादुर सोल्जर्स शहीद हुए थे, जबकि हमारे बहादुर जवानों ने 450 से 500 चाइनीज सोल्जर्स मार गिराए थे। भारतीय सेना का अग्रेशन देखते हुए चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी नाथुला और चोला से 3 किलोमीटर पीछे हटने पे मजबूर हो गई। 1975 में सिक्किम भारत का हिस्सा बन गया। 1987 में अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट में एक झड़प हुई थी और यहाँ भी हमारी सेना ने चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। आज भी चाइना किसी भी इंडियन मैप को नहीं मानता और इंडिया फर्म स्टैंड लेते हुए वेस्टर्न फ्रंटियर में अर्दाग जॉनसन लाइन और ईस्टर्न फ्रंटियर में मैकमोहन लाइन को अपनी सीमा मानता है। प्रेजेंट सिचुएशन में लद्दाख में बहुत सी स्कर्मिशेस हुई हैं और भारतीय सेना एक अपर हैंड लिए हुए हैं। एनीवेज, हमें युद्ध के लिए एंटिसिपेट नहीं करना चाहिए, उसका डिसीजन हमारी आर्मी को लेना है और हम सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं ये देखने के लिए कि युद्ध होगा या नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर से वापस लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।